हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज पहली बार मजहबी झगड़े की आग दिखाई थी। शिमला में आज पहली बार एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हजारों नाराज लोग सड़कों पर उतरे। सबकी मांग एक ही थी, शिमला में घुसाए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए। सबकी शिकायत एक ही थी, ये लोग शिमला की शांति और भाईचारे के लिए खतरा बन गए हैं। और बात इसलिए बड़ी बन गई क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज बताया। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में भी मुख्यमंत्री से विनती की, कहा कि इस बात की जांच कराई जाए कि शिमला में अचानक बाहरी मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। रेहड़ी पटरी वाले, दुकानों और बाजारों पर कब्जा करने वालों में रोहिंग्या मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पहले तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके किसी मंत्री ने इस तरह की बात नहीं कही, लेकिन जब अनिरुद्ध सिंह हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो सुक्खू को कहना पड़ा कि मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन शिमला के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के भीतर शिमला में सरकारी जमीन पर बनी गैर कानूनी मस्जिद को गिराया जाए। आरोप यह है कि मस्जिद बाहरी मुसलमानों की पनाहगार बन गई है। सारी गड़बड़ियों का सेंटर यही मस्जिद है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि अगर सरकार मस्जिद नहीं गिराती तो हिंदू ये काम खुद करेंगे। मामला बढ़ा तो इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता भी कूद पड़े। उनको अनिरुद्ध सिंह ने क्या जवाब दिया और आखिर शिमला के लोगों में अचानक इतनी नाराजगी क्यों पैदा हुई? मस्जिद का विवाद है क्या? क्या ये जमीन वाकई में सरकारी है जिस पर मस्जिद बनी? शिमला में रोहिंग्या मुसलमान कहां से आए? बाहरी मुसलमानों की संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? इनकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं शिमला की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में नाराजगी का लेवल क्या है। आमतौर पर शिमला शांत रहता है, टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन आज सुबह से ही शिमला की सड़कों पर नारे लगाते हुए हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ये लोग शिमला के चौड़ा मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। चौड़ा मैदान में हिंदुओं को इकट्ठा होने की कॉल देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से दी गई थी। शिमला का चौड़ा मैदान विधानसभा के काफी करीब है, इसलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। इसके बावजूद भारी तादाद में लोग पहुंचे। असली सियासी घमासान देखने को मिल रहा है हरियाणा में। कल रात बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई और आज इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लगे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो पार्टी छोड़कर इधर उधर भागते दिखाई दिए। नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने टिकट न मिलने से नाराज होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी चेतावनी उन्होंने पहले ही दे दी थी। हरियाणा ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, हिसार बीजेपी के नेता दर्शन गिरी महाराज, किसान मोर्चे के अध्यक्ष सुखविंदर शोरण और शमशेर गिल जैसे बीजेपी के तमाम नेताओं ने बगावत कर दी है। बीजेपी ने 2 मंत्रियों और 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे। इनमें से 6 ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रणजीत सिंह चौटाला रानिया असेंबली एरिया से विधायक हैं। बीजेपी ने उन्हें इस बार डबवाली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो रानिया से लड़ने पर अड़े हुए थे। बीजेपी हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी। इससे नाराज होकर रणजीत सिंह चौटाला ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से?
नहीं, ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद फिर फैसला मेरा हो गया कि नहीं लड़ूं। मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, वो इस्तीफा दे दिया, अब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। रतिया के बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं मिला तो उन्हें कांग्रेस अच्छी लगने लगी। जैसे ही लक्ष्मण नापा का टिकट कटा तो वो सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पहुंचे। वहां उन्हें कांग्रेस से टिकट का भरोसा मिल गया। बीजेपी ने रतिया से इस बार पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में आज 1 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने जाति से जोड़ दिया और इस पर सियासत शुरू हो गई। असल में 28 अगस्त को सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोपी मंगेश यादव पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि योगी की पुलिस अब जाति देखकर गोली चला रही है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने 1.5 करोड़ की लूट की थी। तब भी अखिलेश यादव ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। इस केस को सुलझाने में एसटीएफ लगी थी। एसटीएफ ने 2 दिन पहले 3 डकैतों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। इन तीनों के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद इस गिरोह के सरगना विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आज इस मामले के एक और आरोपी मंगेश यादव और उसके एक साथी को भी एसटीएफ ने सुल्तानपुर बाईपास पर घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव नाम का बदमाश मारा गया। उसका साथी भागने में कामयाब रहा। क्योंकि 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में जो बदमाश घायल हुए थे उसमें 2 ठाकुर हैं और एक ब्राह्मण है, और आज जो बदमाश एनकाउंटर में मारा गया वो यादव है, इसलिए अखिलेश यादव ने इसे बड़ा इशू बना दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि एनकाउंटर नकली है, यूपी की पुलिस जाति देखकर गोली मारती है, ऊंची जाति के बदमाशों को पैर में सिर्फ दिखावे के लिए गोली मारी गई, मुख्य आरोपी को बचाने के लिए सरेंडर करवाया गया और जो यादव था उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश ने दूसरा ट्वीट किया। इसमें इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मंगेश यादव को 2 दिन पहले उठाया था, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले में तुरंत इंटरवीन करे, वरना सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारी और शूटर्स दिन रात मेहनत करके भी इन भेड़ियों को खोज नहीं पाए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 2 राहगीरों ने खेत में घूमते भेड़िए का वीडियो शूट किया। इसकी जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को दी, लेकिन जब तक सरकारी लोग वहां पहुंचते तब तक भेड़िया गायब हो गया। असल में बहराइच के गांव निंदीपुर के करीब आज भेड़िया दिखाई दिया। गांव के 2 नौजवान खेतों की तरफ जा रहे थे, उनकी नजर भेड़िए पर पड़ी। इन लोगों ने भेड़िए का वीडियो बनाया, लेकिन जैसे ही लोगों ने भेड़िए का पीछा शुरू किया तो वो कुछ ही सेकंड में सड़क के दूसरी तरफ पानी से भरे हुए खेतों में गायब हो गया। अब इस भेड़िए को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स की टीम इस इलाके में गश्त कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शूटर्स भी घाघरा नदी के कछार वाले इलाके में भेड़ियों के झुंड की तलाश में लगे हैं। भेड़िए की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इन इलाकों में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि रात के वक्त सावधान रहें। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर रेणु सिंह ने बताया कि यह करीब 20 से 22 किलोमीटर का एरिया है जहां भेड़िए हो सकते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 165 लोग तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बड़े अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं और उम्मीद है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। जो अफेक्टेड एरियाज थे जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हो रही थी वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर्स का वो एरिया था जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर 1, 2 एंड 3। उसमें हमने डीएफओस की ड्यूटी लगाई है। जो बाहर से डीएफओस आए हैं, एसीएफ्स आए हैं, उनको प्रभारी इंचार्ज बनाया है। उनके नीचे हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई हैं ऑफिसर्स की, रेंज ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं। दिन और रात की ड्यूटी लगाई गई है। रिजर्व की भी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि कहीं कोई इस तरह की कोई घटना आती है सामने तो रिजर्व की टीम तत्काल वहाँ पे दौड़ के कार्रवाई कर सकती है। कुल मिलाकर के 165 लोग हैं जिनको कि डिप्लॉय किया गया है। और बाकी जो हम लोग ऑफिसर्स हैं हम लोग हैं और रात में हम लोग गश्त भी करते हैं।
और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे 3 सेक्टर्स में ये हमारे लोग बटे हुए हैं, वहाँ जाकर के ये लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे, इन सब का भी जायजा हम लोग ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पुतिन ने कहा कि भारत रूस का बेहद अहम साझेदार है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने कहा अगर यूक्रेन बातचीत चाहता है तो वो भी इसके लिए तैयार है। पुतिन ने कहा उनकी नजर में भारत, चीन और ब्राजील ऐसे मुल्क हैं जो युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं और भारत अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसलिए इंडिया सभी पक्षों को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकता है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन को जल्दी से जल्दी बातचीत की टेबल पर आना चाहिए और युद्ध रोकने के लिए बात करनी चाहिए। मोदी ने कहा था अगर यूक्रेन और रूस चाहेंगे तो भारत और वो खुद निजी तौर पर मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन से लौटने के बाद मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की थी और अपने यूक्रेन दौरे का एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज पुतिन ने भी कहा जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से वो लगातार भारत, चीन और ब्राजील के कांटेक्ट में रहते हैं।